बच्चों, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पर कि हम पुराने चैप्टर का काम तमाम कर चुके हैं और नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया, जो यूनिट की, वो कम से कम 18 या 20 नंबर की है, डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड्स, आप जिस बोर्ड से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम किसी में 18 की है, किसी में 14 की भी है और किसी में 20 की भी है। और अब जो हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो कंपटीशन के नजरिए से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में बोर्ड के नजरिए से भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस कवर होते हैं। और देख रहे हैं आप कि चैप्टर का नेम है वंशागति व विविधता के सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड डाइवर्सिटी। और इसका जो चैप्टर फ्लो है वो आप देख रहे हैं कि अनुवांशिकी विज्ञान पढ़ेंगे पहले, कि ये अनुवांशिकी विज्ञान है क्या। अनुवांशिकी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम मेंडल के वंशागत नियम पढ़ेंगे, जिसमें हम एक जीन की वंशागति पढ़ेंगे, अपूर्ण वंशागति पढ़ेंगे, सह प्रभाविता पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक जीन वंशागति में आती है। उसके बाद हम 2 जीन वाले पढ़ेंगे और 2 जीन से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट जैसे वंशागति की क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद बहुजीनी वंशागति पढ़ेंगे। उसके बाद बहु प्रभाविता पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन पढ़ेंगे और साथ में अनुवांशिकी विकारों को भी देखेंगे कि क्या क्या जेनेटिक्स डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन में या प्लांट में, जिसके भी बारे में वहां पे दिया हुआ हो। आज का जो हमारा लेक्चर फ्लो है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले वही अनुवांशिकी पढ़ेंगे, फिर मेंडलवाद को शुरू करेंगे, में शुरुआत करेंगे उसकी। और उसके बाद मटर का पौधा उन्होंने क्यों चुना ये देखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और मेंडल की सफलता के क्या कारण थे ये देखेंगे। और मेंडल का नियम हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमें बहुत कुछ जानना है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहला है अनुवांशिकी विज्ञान क्या है ये जानना जरूरी है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि कई कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। और बोर्ड के नजरिए में ये लॉन्ग आंसर्स, यानी कि जो वृहत या बड़े वाले जो आंसर्स होते हैं 4-5 नंबर वाले, उनमें भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़िया सी है और शॉर्ट में भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुवांशिकी क्या है, जिसको हम काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। 10th में भी आपने जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ा हुआ है। तो ये जेनेटिक्स क्या है पहले ये जानना जरूरी है। तो जेनेटिक मीन्स जीन, जीन से रिलेटेड कोई चीज होगी, लेकिन आपकी कल्पना से बहुत परे इसकी एक परिभाषा है कि हम सिर्फ जीन की संरचना, जीन की क्रियाएं या जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं सिर्फ यही नहीं पढ़ते, स्थानांतरण ही नहीं पढ़ते, जीन में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, जीन में कैसे कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं, विभिन्नताएं हो सकती है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ये खुद जेनेटिक्स टोटल 2 ब्रांचेस का समूह है। इसमें छोटी 2 और ब्रांचेस है जिस पर ही इसकी परिभाषा बनी हुई है। तो देखते हैं जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, इसको याद रखें। कई कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है कि किसने दिया था सबसे पहला ये वर्ड। तो जेनेटिक्स पढ़ने से पहले उनको याद कर लीजिए, ये W बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। अब आते हैं हमारी मेन जो कहानी के हीरो है, जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, और वो है अनुवांशिकी विज्ञान, या जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता व विभिन्नताओं का, ये 2 वर्ड जरा गौर फरमाइएगा इन पे, वरना ये नाराज हो जाएंगे, का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी विज्ञान कहलाती है। ये जो 2 वर्ड है, अनुवांशिकता जिसको हेरिडिटी कहते हैं और विभिन्नताएं जिसको वेरिएशंस कहते हैं, तो ये दोनों ही इस पूरी आनुवंशिकी विज्ञान का सार है, उसका बेस है। अब अनुवांशिकता क्या होता है, जैसे मैं हूं, ठीक है, या आप सभी हैं। आप सभी में जब आप किसी घर के अंदर जाते होंगे, कोई नया बच्चा बर्थ होता है या आपके घर पे कोई बहुत सालों बाद आता है, तो वो आपको कहता है अरे ये तो पूरी अपनी मम्मी पे गई है, अरे ये तो पूरे अपने पापा की पे गई है। या मेरी बेटी को देख के लोग जनरली ये कहते हैं कि ये तो सर और मैम दोनों पे गई है
है ना, थोड़ा थोड़ा उसका फेस दोनों से मिलता है। तो ये जो चीजें हैं कि हमारे जो लक्षण हैं, यानी मुझसे मेरे लक्षण जो मेरी बेटी के अंदर गए हैं या उसके पापा से उसके जो लक्षण उसके अंदर गए हैं, तो ये जो लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, उन लक्षणों का जाना या स्थानांतरित होना आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। इसकी एक परिभाषा भी नीचे आएगी, चिंता मत करो, ये तो समझाने के लिए था। और विभिन्नताएं, विभिन्नताएं क्या होता है? वेरिएशंस। क्या मेरे जैसी ही सेम मेरी बेटी दिख रही है या आप सेम अपने मम्मी या पापा जैसे दिख रहे हैं? नहीं, कई बार आपको क्या कहा जाता है कि आप दोनों पे ही नहीं गए। बोला जाता है ना ऐसा कई बार कि आपकी मम्मी पापा दोनों की हाइट क्या हो, शॉर्ट हो, लेकिन आप बहुत लंबे निकल गए। तो आपका फेस वगैरह कुछ चीजें जरूर उन दोनों से मिलती है, लेकिन आपकी हाइट कुछ अलग ही हो गई है, यानी वो क्या आ चुकी है, उसमें विभिन्नताएं आ चुकी है। और ये विभिन्नताएं क्यों आई हैं? क्योंकि जब हमने क्या पढ़ा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा हुआ है, और अर्धसूत्री विभाजन में एक प्रक्रिया पड़ी हुई है क्रॉसिंग ओवर, जहां पे दोनों जो गुणसूत्र है वो एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो वो एक्सचेंज होने की वजह से प्लस दो तरह के जेनेटिक मटेरियल, एक तो आपकी मदर का और एक आपके फादर का, दो तरह के जेनेटिक मटेरियल का मिक्सचर हो आप, तो इन दोनों से थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन तो आएगा, है ना भाई। सारी बातें छोड़ो, एक बात बताओ कि आप जो है दूध लेते हो, ठीक है, और चीनी लेते हो या शक्कर लेते हो, और उनको मिला के जब चीज बनाते हो तो उसमें दूध का भी फ्लेवर होता है ना, चीनी का भी फ्लेवर होता है, और चाय पत्ती का एक अलग ही फ्लेवर आता है जो दूध, चीनी और सबके कलर को ढक लेता है। तो वो जो चाय पत्ती का कलर है वो यूनिक है, डिफरेंट है, कुछ वेरिएशन आ गए उसमें, वरना सफेद दिखना चाहिए था दूध, और शक्कर दूध कैसा दिखना चाहिए था, सफेद दिखना चाहिए था, लेकिन सफेद नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ दो चीजें मिल गई है जिसकी वजह से उसमें विभिन्नताएं आ गई हैं, कुछ चेंजेस आ गए हैं, और उन्हीं चेंजेस को हमें इस विभिन्नता वर्ड से जोड़ना है। और ये जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें। ये पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि जातीय विकास के लिए, जब हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, तो ये बात आपको बताई थी कि लैंगिक जनन में क्योंकि जीन्स मिलते हैं, वेरिएशंस आते हैं, तो जाति का विकास होता है, वरना कभी हम बन ही नहीं पाते। हम हमेशा अभी भी बंदर की शक्ल में ऐसे खुजलियां कर रहे होते हैं, और मैम की शक्ल आपको अभी भी बंदरों जैसी बालों वाली दिख रही होती, क्योंकि हम में विकास ही नहीं हुआ होता। इस विकास का सबसे बड़ा रीजन है वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के स्थानांतरण के साथ ही हम में आती है, ठीक है। तो इन दो बातों को समझ गया, तो क्या करना है, एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण कैसे होता है, क्यों होता है, क्या चीजें हैं ये हो रही है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ये जानना है। प्लस आपको उनकी विभिन्नताएं भी जाननी है कि चेंजेस क्या आ रहे हैं उनमें, जो एक जैसा क्यों नहीं है, सब एक जैसे क्यों नहीं है, आपकी शक्ल, मेरी शक्ल, सबकी शक्ल एक जैसी क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ वेरिएशंस आ गए हैं। तो उन वेरिएशंस को भी हमें इसमें देखना है। चलिए, अब आनुवांशिकता की परिभाषा जो मैंने बोली वो बता देते हैं, जिसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं। आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के स्थानांतरण के अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं। ये भी विज्ञान की एक शाखा है, और यही शाखा इसमें भी इंक्लूड है। सबसे बड़ी शाखा जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में और भी बहुत सारी शाखाएं, ये तो एक हेरिडिटी एक है। उसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेरिएशंस पढ़ने वाले हैं, मेंडलिज्म पढ़ने वाले हैं, ये जो कहानियां हम पढ़ने वाले हैं, उत्परिवर्तन पढ़ने वाले हैं, ये सब आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के पार्ट्स हैं। तो इसकी परिभाषा याद रखें, कई बार 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है ये परिभाषाएं, इनको जरा समझे। और ये चैप्टर जैसे कि मैंने कहा कम से कम 20-22 नंबर का चैप्टर है, काफ़ी यूनिट, पूरी यूनिट, सॉरी चैप्टर नहीं यूनिट, इस यूनिट में जो भी आ रहा है। चलिए, तो बात हो गई आनुवांशिकता की। उसके बाद आनुवांशिकता का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो हैं सर जॉर्ज
ग्रेगर मेंडल, या कई बुक्स में ग्रेगर जॉन मेंडल भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका नाम यही है। तो इनकी एक फोटो हमारी दिमाग में बनती है कि हाँ जेनेटिक्स मतलब मेंडल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले काम, भले शब्द बैटसन ने दिया हो, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आज जिंदगी की जो सच्चाइयां हमारे सामने है, उन सबका श्रेय जो जाता है वो मेंडल को जाता है। आप कुछ भी ले लो, मटर को छोड़ दो, ठीक है, आप ये जो देखते हो कि आपके पेरेंट्स में डायबिटीज है तो मुझ में भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स के बाल भूरे हैं तो मेरे भी भूरे होने के चांसेस हैं, ठीक है। और आगे फ्यूचर में हम किस किस तरह की स्पीशीज, जितने भी आप ये फ्रूट्स की वैरायटी खाते हो, मैंगो की ये ढेर सारी जो वैरायटियां खा रहे हो आप, कभी हापूस खा रहे हो और कभी लंगड़ा खा रहे हो, कभी बादाम खा रहे हो, रोज की जितनी भी वैरायटी आप देखते हो, ये सब इनकी देन है। अगर ये आनुवांशिकता का मेंडलिज्म लॉ नहीं देते तो ये सब वैरायटी, ये सब चीजें, ये जो डिजीज क्योर करते हैं हम, ये कभी हम नहीं देख पाते। ये जो डीएनए प्रिंटिंग करते हो आप कि किसका बच्चा है, कौन पापा है, कौन क्रिमिनल है, ये सारा सब कुछ जेनेटिक्स पे बेस है और इनकी देन है, ठीक है। इन्होंने बस मटर बताया था, लेकिन मटर से जोड़ते 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 हमने सारी दुनिया की जेनेटिक्स खोज डाली, ठीक है। तो इनका श्रेय जाता है और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। पहले दूसरे भी फादर्स बता चुकी हूं मैं, जैसे बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु हैं, जूलॉजी के फादर भी अरस्तु है, वनस्पति के फादर थियोफ्रेस्ट है। ये सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें काफी बार हमने डिस्कस की है, इसको ध्यान में रखते चले, ठीक है। केमिस्ट्री के कौन है, लवाश्चिए हैं। ऐसे ही फिजिक्स के भी याद रखें, मैथ्स के भी याद रखें, सबके याद करें तो सही रहेगा। थोड़ा कई बार क्या हम इतनी डिटेल पढ़ लेते हैं कि बेस भूल जाते हैं, उस बेस से जुड़े रहें। आनुवांशिकी क्षेत्र में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक कार्य ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। ये जॉन क्यों लिखा हुआ है पता है, क्योंकि उसकी स्पेलिंग ऐसी है, डबल एच, ऐसा है वो। एक जॉन हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ये जॉन नहीं है, इनका जॉन है, इसलिए हिंदी में जो है वो ह लगाया जाता है। नॉर्मली हम बोलते जॉन ही है, जॉन की स्पेलिंग में भी ह एच होता है, लेकिन बोलते हम जॉन है, लेकिन वही हिंदी ट्रांसलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, और ये क्या थे, ये एक स्कूल जो पहले तो क्या करते थे, ये मैथमेटिक्स थे जनरली, ठीक है, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। फिर इनका दुनिया से क्या हो गया, विश्वास उठ गया, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या बनूंगा, मॉन्क बनूंगा। मॉन्क क्या होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, जिनका जीवन से मन भर जाता है, जो जीवन की खूबसूरती को छोड़कर भगवान की पूजा में लग जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉन्क। उनका अपना था, तो वो कहाँ बन गए, एक पादरी बन गए, यानी क्राइस्ट बन गए, है ना, क्रिस्ट होते हैं ना जो प्रिस्ट, सॉरी क्राइस्ट तो जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं, प्रिस्ट बन गए, यानी कि पादरी बन गए, और वहां पे सेवा करने लगे लोगों की। उन्हीं के चर्च में एक छोटा सा गार्डन था जहां पे वो मटर के पौधे उगाया करते थे। और ये मटर सिर्फ मटर नहीं था, ये कौन सा मटर था, ये उद्यान मटर था, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं, और जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, इन्हीं पे लिख दूं। सबसे पहले तो इनको भाई फूल मालाएं चढ़ाऊं, क्योंकि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, जो भी कुछ आप हो, आज इनकी बदौलत हो, ये समझ लो आप। दुनिया में जेनेटिक्स, ये जो जितनी भी तरक्की हो रही है ना, इसके लिए इनको अर्पित करती हूँ मैं माला। उसके बाद पाइसम सेटाइवम, इसका क्या नाम था, मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम, अंडरलाइन करना ना भूलें, ठीक है, मेहरबानी कर दे थोड़ी बायो पे। और पाइसम सेटाइवम था, और ये उग रहा था उनके जो गार्डन था वहां पे, तो वो रोज जाते थे, पानी वानी देते थे। उनके दिमाग में एक बात आई, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम जो है हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, है ना, लेकिन जैसे आपके पेरेंट्स में कोई किसी की हाइट अगर दोनों की कम है और आपकी कम है, वो भी चल जाएगा।
दोनों की ज्यादा है, लंबे हैं, आप भी लंबे हैं, वो भी चल जाएगा। लेकिन क्या आपने ह्यूमंस में एक ऐसी स्टेज देखी है कि सारे लंबों की शादी लंबों से हो रही है, सारे बोनों की शादी बोनों से हो रही है, और जो बोनों के बच्चे हैं वो बोने ही हैं और लंबों के बच्चे हैं वो लंबे ही हैं? नहीं, हमारे पास हर हाइट का इंसान अवेलेबल है, चाहे वो 7 फुट हो, 6 फुट हो, 6.5 हो, 4.2 हो, 5.6 हो, मतलब सब हाइट के इंसान हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि लंबे लोगों की शादी हुई तो उनका बच्चा लंबा ही है, वो छोटा भी हो सकता है, किसी मिडिल में भी हो सकता है। मान लो मदर और फादर की हाइट 6 और 7 है तो बच्चा 4 का भी हो सकता है। तो हमें हर हाइट के वेरिएशंस मिलते हैं, हर हाइट के इंसान मिलते हैं। लेकिन इन्होंने जो मटर के पौधे देखे तो वहां पे देखा कि यार जो छोटे थे, मतलब छोटे और बड़े दोनों तरह के उग रहे थे वहां पे, लेकिन कोई मिड साइज का प्लांट था ही नहीं। मतलब अगर हम एक अजम्पशन करें तो 6 फीट तो ज्यादा हो गया, और मैं आपको बोल देती हूँ कि 2 फीट है ना, 2 फीट से 6 फीट तो आप बोलोगे मैं इतना बड़ा मटर का पौधा कहाँ से लाई, ठीक है, 2 फीट के मटर के सारे पौधे थे। तो सारे ही कैसे थे, जो उनके बच्चे हुए वो भी कैसे थे, 2 फीट के थे, ठीक है। फिर उन्होंने छोटे वाले उगाए, मतलब जो 1 फीट के थे, तो उनके भी सारे बच्चे 1 फीट के ही हुए। कोई बीच के वेरिएशंस उनको मिल ही नहीं रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कोई 4 फीट का मिल गया या कोई 1 से भी छोटा मिल गया, ये बीच का जो मिडिल था वो गायब, या तो बहुत लंबे थे या बहुत छोटे, बीच का हिस्से गायब थे। तो तभी उनकी सटकी कि ये क्या भला हो रही है, इंसानों में तो इतनी वैरायटी, मटर के साथ इतने अन्य है। तो उन्होंने खोजबीन करना शुरू किया, और थे वो मैथमेटिक्स, तो मैथ्स तो उनकी बढ़िया थी। तो चलिए उन्होंने क्या किया, करना शुरू किया, और फिर जनरेशन टू जनरेशन मटर के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने कुछ लॉ दिए जिसको हम पढ़ेंगे। अभी लॉ को उजागर नहीं करते हैं, वो सरप्राइज है। चलिए जीवन परिचय देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, मेंडल का जन्म जो है 1829 में एक ऑस्ट्रिया के गांव में हुआ था। इसको ऑस्ट्रेलिया ना समझे, ये ऑस्ट्रेलिया का गांव है, और वो गरीब किसान के परिवार में थे, हुआ था, ठीक है। मेंडल गिरजाघर, वही चर्च में पादरी थे। गिरजाघर के मटर उद्यान में मटर के पौधों पर उन्होंने कई प्रयोग कर आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकता का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या थे ये, वैसे पहले टीचर थे मैथमेटिक्स के, उसके बाद पादरी बने, ठीक है, यानी कि प्रिस्ट बने। तो इनके ही हमें क्या पढ़ने हैं, मेंडल के लॉ पढ़ने हैं। और मेंडल के लॉ के लिए उन्होंने सबसे पहले किसे चुना था, अभी बताया, मटर का पौधा चुना था। कोई उनका फिक्स नहीं था, लेकिन वही बस मैंने जैसे बोला कहानी में, उनके गार्डन में ही मटर उग रहा था, तो उन्होंने शुरू किया और उन्होंने वैरायटी देखी और फिक्स किया कि मैं सारे जो है इसी पे अपने प्रयोग करूंगा। तो उन्होंने मटर के कुछ वेरिएशंस देखे, मतलब विभिन्नताएं जिनकी हमने बात की, कि मटर के पौधे में हाइट का तो बीच का नहीं था, लेकिन और भी बहुत से कैरेक्टर्स थे, अलग अलग प्रकार के मटर वहां पे अवेलेबल थे। वो देखकर उन्होंने सोचा कि मैं सारे जो अपने प्रयोग करूंगा वो मटर पे करूंगा। तो मटर पे ही क्यों उन्होंने प्रयोग किए, तो मटर पे प्रयोग क्यों किए ये देखेंगे। साथ ही उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए उसके, मतलब 7 क्या लिए, लक्षण। सिर्फ हाइट को नहीं लिया भाई, हाइट एक लंबा था, एक छोटा था, बीच के गायब थे। ऐसे ही एक बैंगनी कलर का था और एक सफेद कलर का था, लेकिन बीच में कोई कलर ही नहीं था। जैसे हमें क्या होता है, बालों के कलर क्या होते हैं, आपको पता है, सफेद बाल होते हैं, काले बाल होते हैं, लेकिन बीच के भी बाल होते हैं भूरे, है ना, या ग्रे कलर के, और किसी के तो रेड के भी होते हैं, कलर नहीं भी करवाए। तो इनमें कोई बीच की कोई कंडीशन ही नहीं थी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, 7 लक्षण ढूंढे जिनमें बीच के हिस्से गायब थे। और वो 7 लक्षण क्या थे, पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला था बीज का आकार। ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, वहीं से मैं आपको समझा रही हूं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। बीज का आकार, बीज मतलब जो मटर हम खाते हैं, गोल गोल प्यारा प्यारा मटर। तो बीज का आकार एक तो था गोल, ठीक है, वो था प्रभावी, विशेषक और अप्रभावी, ये सब
प्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावी क्या होते हैं, नेक्स्ट हम इन टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो ना छोड़े, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो अगर आपने छोड़ दिया तो जेनेटिक्स का कचरा हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स को शुरू करने से पहले हम सारी टर्म्स को देखेंगे, चाहे आप 10th में पढ़ के आए हैं नहीं पढ़ के आए, हमें पढ़ना है उसको। गोल थे, अब ये क्या थे कि वही प्रभावी का अभी हम ये ऐसे मीनिंग ले सकते हैं कि जब वो गोल और झुर्रीदार दो तरह के पौधे उगाते थे। ठीक है, अभी उगाना वर्ड यूज कर रही हूँ, संकरण वंकरण कुछ यूज नहीं कर रही मैं, क्योंकि हम अभी वहां पहुंचे ही नहीं। जब उगाते थे तो सारे मटर के पौधे कैसे उगते थे, गोल बीज वाले ही उगते थे। झुर्रीदार उगता नहीं था, और उगता था तो 1-2 की संख्या में, नगण्य होता था। मैथ्स में होता है ना, हम क्या मान लेते हैं उसको, नगण्य मान लेते हैं कि 10 अगर हमने 12-15 पौधे बोए तो 15 में से 12 तो गोल बीज वाले ही थे, 1-2 झुर्रीदार थे, तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं अप्रभावी, मतलब नगण्य। ठीक है, दूसरे थे पीले, बीज का रंग पीला था। अब देखो मटर हम जो खाते हैं ना, जितने भी मटर की आप जो मटर खाते हैं, इंडिया में जो मटर खाते हैं, सारे मटर में जो जैसा जैसा मटर आपको चाहिए वो सब प्रभावी लक्षण है, सिवाय एक के। जैसे आप कैसा मटर पसंद करते हैं, हरा वाला। आप कैसा मटर पसंद करते हैं, गोल वाला। आप कैसा मटर पसंद करते हैं जिसमें बहुत सारे एक ही पोड में, यानी कि एक छिलके में ज्यादा मटर हो, है ना। आप कैसा मटर पसंद करते हैं, जिसका बीज बड़ा हो, यानी मटर बड़ा हो। सारे कैरेक्टर आपको जो चाहिए वो प्रभावी है, सिवाय एक के, जिसको आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल लाइफ में हमें हरा मटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी है। हरा तो अप्रभावी है, मिलता ही नहीं है, पीला मिलता है, पीला प्रभावी है। मतलब अगर आप बोओगे तो पीले मटर ज्यादा मिलेंगे। उद्यान मटर की बात कर रहे हैं हम, और वहां की बात कर रहे हैं फॉरेन की। हमारे यहाँ तो हरे ही मिलते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं इसीलिए। तो बाकी सारे कैरेक्टर जो आपको चाहिए वो सारे प्रभावी है, लेकिन ये वाला कैरेक्टर जो है पीला, इसको याद रखें, क्योंकि पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। जनरली हमें हरे मटर चाहिए होते हैं, तो यहाँ तो गोल मटर चाहिए होते हैं, तो गोल प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है। बीज के रंग में हमें हरा चाहिए होता है, लेकिन हरा अप्रभावी है, ज्यादातर नहीं मिलता उद्यान मटर में, पीला दिखाई देता है, पीला मटर दिखता है। ठीक है, पीले मटर भी आते हैं। आप ये जो चाट वाट खाने जाते हैं उसमें गोल गोल छोटे छोटे मटर होते हैं ना, पीले कलर के, उसको पीला मटर बोलते हैं। ठीक है, फूल का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है, प्रभावी। मतलब ज्यादातर कैसे फ्लावर होंगे उसमें, बैंगनी फ्लावर होते हैं। कई बार सफेद मिल जाते हैं, तो सफेद कैसा है, अप्रभावी। चौथा कैरेक्टर जो उन्होंने देखा, फली का आकार। आपको कैसी फली चाहिए, जो अच्छी फूली हुई हो, जिसमें ज्यादा बीज होंगे तो कैसी होगी वो, फूली हुई होगी, तो वो प्रभावी लक्षण है। और सिकड़ी हुई चाहिए कि आपको, जिसमें बीज ही नहीं हो, तो वो कैसी होगी, अप्रभावी। ये फली का शेप देख रहे हैं, सिकुड़ी हुई सी है, और ये देखो अच्छी मोटी मोटी है, इसका मतलब इसमें मटर ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर है फली का रंग। फली का रंग कैसा चाहिए आपको, कैसे मटर खाते हैं आप, हरे फली वाले मटर ढूंढ के लाते हैं, मम्मी से पूछना। पीली वाले मटर के फल थोड़े ढूंढ के लाते हैं, जिसका छिलका ही पीला दिख रहा हो आपको पता चल जाएगा अंदर पीला है, तो आप लोगे ही नहीं। ठीक है, तो हरा छिलका कैसा होना चाहिए, हरा, और हरा ही होता है। और पीले मटर वाला जो होता है वो अप्रभावी होता है, मतलब कम मिलता है अगर आप उगाएंगे तो। उसके बाद हालांकि आपने 10th में सब पढ़ रखा है, लेकिन मैं उस तरह से ही आपको ट्रीट कर रही हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, नीलवट्टे सन्नाटा की तरह। ठीक है, पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति क्या होती है, पौधों में 2 तरह के पुष्प लगते हैं। जैसे ये पौधे की ब्रांच है, ये पत्तियां हैं। एक तो पुष्प होते हैं जिसमें क्या होता है, ये पुष्प का जो पत्ती का जो बीज, तना, ये तना है, तना और पत्ती का व्रंत, ठीक है, फूल का नहीं, तना और पत्ती के व्रंत के बीच में अगर कोई फूल लगता है तो उसे हम बोलते हैं कक्षीय पुष्प। इसको बोलते हैं एक्सियल इंग्लिश में। ठीक है, दूसरे होते हैं कि अगर यहां नहीं लगे और बिल्कुल टॉप पे लगे, यहां पे, चाहे वो एक लगे चाहे गुच्छे में लगे, तो उसको हम बोलते हैं अत्यंत, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनल
टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट, ठीक है, टर्मिनल, टर्मिनल भी बोलते हैं कुछ। तो अक्षीय या कक्षीय एक ही बात है, ठीक है, मैं इसको कक्षीय भी बोल सकते हैं, इसको अक्षीय ही भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर है, अगर पुष्प जो है वो तने और पत्ती के बीच में कहीं लग रहा है, जैसे ये पत्ती है, ये तना है, इसके बीच में पुष्प लग रहा है, फिर ये पत्ती है, ये तना है, इसके बीच में पुष्प लग रहा है, तो ये कक्षीय या एक्सियल हो गए। ये देखो, ये बिल्कुल कहाँ पे लग रहे हैं, टॉप पे पुष्प जो है, तो ये कैसे है, टर्मिनल। तो पुष्प की स्थिति दो तरह की देखी गई उसमें, पहले तो अक्षीय थे और कुछ टर्मिनल थे। अक्षीय थे वो ज्यादा मिल रहे थे, मतलब प्रभावी थे, और अत्यंत जो अत्यंत या टर्मिनल थे वो कम मिल रहे थे और क्या थे, कम संख्या में थे, इसका मतलब अप्रभावी थे, ठीक है। तने की लंबाई जो सबसे कॉमनली एग्जाम्पल है कि तने, मैंने बोला कि या तो बहुत बड़े मिल रहे थे यानी लंबे, या फिर बहुत छोटे। देख लो, कहीं बीच का है था ही नहीं, या तो बहुत लंबे थे या बहुत छोटे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बोने बोलते हैं। हमें भी एक तो लंबी हाइट वाला होता है उसको लंबा बोलते हैं, एक बहुत छोटा होता है उसको बोना कहते हैं, लेकिन बीच के हाइट के भी हैं हमारे पास। यहाँ पे बीच का हाइट का कोई था ही नहीं, तभी से उनको शक होना शुरू किया। तो एक कैरेक्टर उन्होंने लिया था लंबे पौधे वाला और एक बोने पौधे वाला। इसमें लंबा जो था वो प्रभावी था क्योंकि वो ज्यादा मिल रहा था, और बोना जो था वो अप्रभावी था क्योंकि वो कम मिल रहा था। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने क्या किए थे, सेलेक्ट किए थे अपने प्रयोग के लिए। शक उन्हें यहां से हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इन कैरेक्टर्स में भी यही बात है, तो फिर उन्होंने शुरू किया बात इन 7 कैरेक्टर्स को लेकर अपनी कहानी की। अब मेंडल ने जो अपनी प्रयोग किए मटर पे, पहले तो मटर के 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए, उसके बाद विधियां जो सेलेक्ट की वो 2 टाइप की। एक तो किया स्वपरागण और दूसरा किया परपरागण। स्वपरागण को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, फिर भी मैं समझा देती हूँ क्योंकि हम मटर के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए मटर को ही ले रही हूँ अभी, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जब चाहे वो फ्लावर कैसा हो, एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, अभी दोनों ही तरह के फ्लावर की बात कर रही हूं इस स्वपरागण में। जब किसी, अब द्विलिंगी होगा तो यहां पे क्या होगी, स्टिग्मा और पुंकेसर होंगे, ये येलो वाले। और अगर एक लिंगी भी मिल रहे हैं पौधे तो उसमें एक ही चीज होगी, या तो स्टिग्मा होगा या फिर पुंकेसर होंगे। एक ऐसा भी बना देती हूँ पुंकेसर वाला, ये देखिए, ये नर फ्लावर हो गया, ये स्टिग्मा वाला हो गया, ठीक है। ये मादा, ये नर, और ये क्या हो गया, द्विलिंगी। स्वपरागण में तीनों जायज है, सब चलेगा इसको, ठीक है। तो अगर किसी पुष्प के पुंकेसर, अगर किसी पुष्प के पुंकेसर, फिर से सुन लो चैप्टर 2 अगर नहीं पढ़ा है ढंग से, अगर किसी पुष्प के पुंकेसर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। दूसरी इसी की कहानी, अगर किसी पुष्प के पुंकेसर, यहां पुंकेसर है, अगर किसी पुष्प के पुंकेसर उसी पादप के, पादप वही है, चेंज नहीं हुआ, उसी पादप के किसी दूसरे वर्तिकाग्र, चाहे यहां चाहे यहां, उड़ के जा सकते हैं, है ना, वायु परागित होंगे तो उड़ के जा सकते हैं, जल परागित होंगे तो जल के साथ जा सकते हैं। तो उसी पादप के नर या पुंकेसर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब भी उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो मटर में स्वपरागण भी हो सकता है। हालांकि मटर कैसा पादप है, मटर द्विलिंगी पादप है, इसमें नर भी है और मादा भी है, और वो भी एक ही फ्लावर में। ये 2 कंडीशन तो आपको समझाने के लिए बताइए, मटर में ये 2 कंडीशन नहीं है। मटर कैसा पादप है, द्विलिंगी। और इसका फूल जो है, आपने अगर फोटो देखा पिछला वाला, देखो बंद है ना,
कहीं आपको दिख रहा है कि कहीं से पुंकेसर निकल रहा है या कहीं से वर्तिकाग्र निकल रही है? नहीं दिख रहा, मतलब बंद टाइप का पुष्प है। ये इसका एक और स्पेशलिटी है, अभी हम पढ़ेंगे उस क्या स्पेशलिटी है। तो इसको तो बोलते हैं स्वपरागण। तो एक तो उन्होंने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। दूसरा उन्होंने कराया परपरागण। परपरागण के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कि पुष्प कैसे हो, पुष्प कैसे हो, एक लिंगी होने चाहिए, एक लिंगी होने चाहिए, और पादप भी एक लिंगी होना चाहिए। अब इसी पुष्प पे क्या हो सकता है, इसी पुष्प पे क्या हो सकता है, नर पुष्प हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, एक लिंगी होना चाहिए। मतलब समझ गए आप कि ये पादप भी कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए, और पुष्प भी कैसा होना चाहिए, एक लिंगी। अब उसमें कंडीशन हो सकती है, या तो नर पादप होगा वो, या मादा पादप होगा। पादप भी कैसा होना चाहिए, वो भी एक लिंगी होना चाहिए, और पुष्प भी कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए। नेचुरल, प्रकृति की बात कर रहे हैं। अभी इंड्यूस तो हम खुद भी करा सकते हैं परपरागण। परपरागण की विधियां पढ़ी थी ना, परपरागण को कराने की विधियां, अगर हम परपरागण कराना चाहते हैं तो वो भी आ रही है, इसको सुनो पहले। तो अगर किसी एक पादप के पुंकेसर किसी दूसरे पादप के पुष्प पर जाकर गिरे, यहां से पादप ही चेंज हो गया, वहां पे पादप एक था, दूसरे पादप पर जाके, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। मान लो अगर ये मादा है तो वो नर होगा, ये नर है तो वो मादा होगा, ठीक है। तो एक पादप के पुंकेसर किसी दूसरे पादप के पुष्प पर जाकर गिरे तो उसे हम परपरागण या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन मटर की खासियत के हिसाब से उसमें क्या हो सकता था, परपरागण भी हो सकता था और स्वपरागण तो होना ही था, क्योंकि पुष्प कैसे थे, बंद थे। परपरागण कराने की हमने विधि पढ़ी थी। अगर हम परपरागण कराना चाहते हैं, एक टॉपिक है कृत्रिम संकरण, पुरानी क्लासेस जरूर लेकर आइए, वो चैप्टर दिखाने के लिए नहीं दिए हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई बातें बार बार आती रहेंगी। कृत्रिम संकरण करके एक टॉपिक पढ़ा था हमने, उसमें एक मेथड पढ़ा था विपुंसन, इमस्कुलेशन, जिसमें हमने क्या कहा था, ये इंड्यूस, यानी हम अगर परपरागण कराना चाहते हैं, नेचुरली नहीं होता लेकिन हम कराना चाहते हैं तो कैसे कराएं, तो वो परपरागण हमने मटर में करवाया था। क्या करवाया था कि मटर के पौधे में कैसे होते हैं, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, मतलब इसमें वर्तिकाग्र भी है और पुंकेसर भी है। तो विपुंसन का मैंने एक प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ है इसी टॉपिक के साथ, आप देखिए कैसे करते हैं विपुंसन और बैगिंग, दोनों के प्रैक्टिकल करवा के मैंने ये लेक्चर दिया है, आप इसको देख लें। जो चैप्टर है उसमें पुष्पीय पादपों में जनन में, ठीक है, टॉपिक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए तो, या ढूंढ लीजिए। तो ये पुंकेसर है। अब इन्होंने क्या किया, विपुंसन क्या होता है, विपुंसन में क्या कर दिए जाते हैं, जो भी द्विलिंगी फ्लावर होता है या पुष्प होता है उसके पुंकेसर को काट दिया जाता है, ठीक है, और उस पुष्प पे क्या कर दी जाती है, ये उसके वर्तिकाग्र, पुंकेसर तो काट दिए, ठीक है, ये कटे हुए पुंकेसर, इस पे क्या लगा देते हैं, थैली लगा देते हैं, बैग लगा देते हैं। ये बैगिंग भी हमने प्रैक्टिकल में की है, ताकि इस पे क्या नहीं हो, दूसरी जगह से उड़ के पुंकेसर ना आ जाए, क्योंकि हमें इससे क्या रोकना है, हमें हमारा वाला परपरागण कराना है, हम जो चाहते हैं वो परागण भेजना है। तो बैगिंग करा देते हैं, बैगिंग से दूसरा पुंकेसर नहीं आता, फिर हमें जो पुंकेसर चाहिए, हमें जिस पादप का पुंकेसर चाहिए वहां से पराग कण को इकट्ठा करके इसके ऊपर छिड़क देते हैं। ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, उसको देखिए, छिड़क देते हैं। तो छिड़कते हैं तो हमारे हिसाब से इस पे क्या हो जाता है, परपरागण हो जाता है, और स्वपरागण नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पुंकेसर परिपक्व होने से पहले ही हम इसका काम तमाम कर देते हैं, ठीक है। तो ये मटर की खासियत थी कि उसमें स्वपरागण तो प्राकृतिक रूप से होता था, लेकिन परपरागण अगर हमें कराना है तब भी हम आसानी से करा सकते थे, क्योंकि उसके पुंकेसर लंबे थे, आसानी से हम क्या कर सकते थे, कटिंग कर सकते। छोटे होते हैं ना तो कटिंग करने में दिक्कत होती है, तो ये भी एक खासियत थी। तो 2 विधियां ली थी उन्होंने, स्वपरागण की और परपरागण की, और 7 कैरेक्टर्स लिए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए मटर पौधे को क्यों चुना, तो
थोड़ी खासियत हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी एक बार देख लेते हैं। मेंडल द्वारा मटर का पौधा चुनने के क्या कारण थे? पहला था कम समय में उग जाता था। मटर का जो पौधा होता है ना वो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय समझते हैं, मतलब उसका जीवन चक्र 1 वर्ष में समाप्त। क्या आप साल भर मटर खाते हैं? किस सीजन में मटर आते हैं? सर्दी में। तो उसका एक सीजन होता है, मतलब एक ही सीजन में, वर्ष में एक बार सर्दी आएगी और वर्ष में एक बार ही मटर उगेगा। तो 1 वर्षीय होता है, मतलब इसका सीजन क्या है? लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो जीवन चक्र, जिसकी जीवन कम होगा उसका उसी जीवन चक्र में अपना क्या करना पड़ेगा? सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। एक आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मे फ्लाई, इसका 1 दिन की लाइफ होती है। तो ये अपनी 1 दिन की लाइफ में पूरा जीवन जी लेती है। जन्मना, बड़े होना, बच्चे देना, उनको पालना और फिर मर जाना। हमें तो कितने साल लगते हैं? 60 साल लगते हैं, तो 1 दिन में कर लेती है। इसके तो 2-3 महीने, सर्दी के कितने महीने होते हैं? 2-3 महीने होते हैं। 2-3 महीने में इसको अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है, मतलब बड़ा होना, फूल बनाना, फूल से पुंकेसर वर्तिकाग्र बनाना, उसमें जनन करवाना, बीज बनाना, मटर बनाना, मतलब मटर ही क्या है? उसके बीज है, और फिर मर जाना। तो कम समय में होता था तो टाइम नहीं लगता था। अभी यही मान लो हम मैंगो का पेड़ लेते, मैंगो की उम्र होती है कम से कम, नहीं भी मानो तो 100 साल, और मैंगो हर साल फल नहीं देता। अगर आप किसी के घर में मैंगो का ट्री हो ना तो कभी पूछना, सारे मैंगो हर साल फल नहीं उगाते। कुछ मैंगो ऐसे होते 2 साल में फल देते हैं, कुछ 3 में देते हैं, कुछ हर साल देते हैं। तो अगर मैंगो का ट्री लिया होता तो आपको तो एक पीढ़ी बनाने में, मतलब एक बीज से मैंगो बनाने के लिए कम से कम 10 या 20 साल वेट करना होता। अच्छा, बीज उगोया है, अभी तो पेड़ बनेगा, फिर इसके पुष्प आएंगे, तब कलर का पता चलेगा, ऐसी वाली हो जाती। तो इनके साथ तो 2-3 महीने थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि कम समय में हम क्या कर सकते थे? ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते थे। मटर अल्प जीवन काल होता है, वही बात सेम हो गई कि जीवन काल इसका कितना है? 2-3 महीने का। तो उसी में हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती है। मटर भिन्नता दर्शाता है हेतु विशेष लक्षण है। 7 कैरेक्टर जो हमने देखे, मतलब इसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर को नहीं ले सकते, 7 कैरेक्टर पे अपनी नजर रख सकते हैं कि फल कैसा आ रहा है, फूल कैसा आ रहा है, मटर गोल आ रहा है कि नहीं, पौधा लंबा है कि नहीं। 7 कैरेक्टर को लेकर हम चल सकते हैं लक्षणों को। तो ये इसकी खासियत थी। इसमें स्वपरागित होता है, अभी बात की हमने कि ये स्वपरागण होता है, और साथ में हम क्या करा सकते हैं? इसमें पर परागण भी करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत थी। फूलों का अपेक्षाकृत बड़ा होना, यही मैंने बात की, क्योंकि अगर आपको पर परागण कराना है तो फूल बड़ा होना चाहिए, उसके पुंकेसर काफी अच्छे होने चाहिए ताकि आप उसको कैंची से काट सको। अब एक ऐसा फ्लावर ले लेते इत्तू सा, जिसमें पुंकेसर की हाइट ही इतनी और वर्तिकाग्र की हाइट ही थी, माइक्रोस्कोप से तो उनको देखना पड़ रहा है, कैसे काटते कैंची से। हमने जो विपुंसन का प्रैक्टिकल किया उसमें क्या किया? कैंची से या किसी चीज से काटा जाता है। कैसे काटते? कैंची कहाँ से लाते इतनी? माइक्रोस्कोप में देखते पता चला पुंकेसर की जगह वर्तिकाग्र कट गया। तो ऐसी दिक्कतों की वजह से इसका फ्लावर क्या था? बड़ा था, तो काफी सुविधा हो रही थी देखने में। इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अंत निष्कर्ष निकालने में आसानी होती। एक अगर मटर का पौधा है ना, एक पौधे की अगर हम बात करें तो उसमें कितने मटर होंगे? कम से कम 50, नहीं मानो तो 50 मटर, और हर मटर के अंदर कितने बीज? कम से कम 4, तो कितने सारे बीज हो गए? कम से कम 200 बीज एक पौधे से। तो अगर उसने गार्डन में उगाए होंगे तो कितने बीज आए होंगे? तो बीजों की वैरायटी बहुत आ रही थी, बीज बहुत उत्पन्न हो रहे थे, और फिर उन्हीं बीजों को वो वापस बो देता था। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सारे बीज क्या नहीं होते? उगते नहीं है, सारे बीज नहीं उगते। कुछ बीज जिनको सही से प्रॉपरली लाइट मिलती है, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, जो जीवनक्षम होते हैं। बीज भी सारे जीवनक्षम नहीं होते, ये बात भी हम कर चुके हैं जब हमने बीज प्रसुप्ता पढ़ी थी। अगर आपने होमवर्क क्वेश्चंस किया है मेरा, हमने बीज प्रसुप्ता पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था सारे बीज जीवनक्षम नहीं होते, सबसे पौधा नहीं बनता। तो 200 अगर हमारे पास एक से मिल रहे हैं तो 50 पौधे बोए तो मतलब कितने बीज हो गए?
और बहुत ज़्यादा। तो अगर हम वो सब बीज बोएंगे तो उसमें से 50% भी उगते हैं तो हमारा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर यही कोई ऐसा पौधा ले लेते हम जिसमें एक बार में एक, जैसे मान लो वही मैंने बोला मैंगो ले लेते हैं, तो एक पेड़ पे कम से कम कितने 200 मैंगो लग जाएंगे, और एक मैंगो में कितना बीज होता है, एक ही, तो 200 के तो 200 ही रहे। ऐसे ही दूसरे में, और सारे मैंगो भी क्या नहीं होते, अब पकते नहीं है, कुछ तो पहले ही गिर जाते हैं, कुछ कच्चे ही रह जाते हैं, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बीजों की संख्या ज्यादा थी, और बीजों की संख्या ज्यादा होने से उसे वापस उगाने में या पीढ़ियां बनाने में इजीनेस हो रही थी। यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। शुद्ध बने रहते हैं मतलब ये स्वपरागण करता है नेचुरली। तो स्वपरागण का हमने एक फायदा सुना है कि स्वपरागण में क्या होता है, जनक पादप के लक्षण जो है वो संतति में एज इट इज आते रहते हैं, कम वेरिएशंस के साथ। भिन्नताएं होती है लेकिन हमें इतनी पता नहीं चलती, और इसके साथ हो भी रहा था, लंबे का लंबे मिल रहे थे, छोटे के छोटे मिल रहे थे, तो ये एक खासियत और थी। अब मेंडल की सफलता के क्या कारण थे ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेंडल के नियम ही इतने बड़े हैं कि सफलता तक जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा। तो अभी हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट था। सांख्यिकी विश्लेषण यानी स्टैटिकल एनालिसिस, जिसको हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल, उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किए थे, सबका आंकड़ा रखा था, डाटा रखा था उन्होंने कि 100 बीज थे, 100 को उगाया तो 50 उगे, 50 में 3 फ्लावर उगे, 3 में इतने द्विलिंगी पुष्प थे, द्विलिंगी पुष्प में 4 जो थे वो सफेद थे और 4 काले थे। ऐसे उन्होंने आंकड़े रखे, ठीक है, विश्लेषक आंकड़े रखे और गणितीय तर्कों का प्रयोग किया। सब कुछ मैथमेटिकल था, ऐसे नहीं था कि हाँ 200 पौधे होंगे शायद, उसमें से 50 एक तो मुझे दिख ही रहे हैं, ऐसे दिख नहीं रहे, एक एक को उन्होंने काउंट किया था, ठीक है, और उसका डाटा अपने साथ रखा था। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या थी, क्योंकि बीज ज्यादा थे तो पौधे ज्यादा बनेंगे, पौधे ज्यादा बनेंगे तो हमें हर पौधे में जो कैरेक्टर है, जो लक्षण हम लेकर चल रहे हैं, वो अलग अलग पौधे में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे 200 पौधे हैं तो 200 पौधों को अगर हम देखेंगे तो हो सकता है वेरिएशन हमें कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। आप जैसे होते हैं, आपका ही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कि आपके पास एक बुक है ना, उसी एक बुक से आप पढ़ते हो, उसमें आपको ज़्यादा स्टडी या अध्ययन करने को मिलता है, या फिर आप 4 बुक लेके बैठोगे, है ना, 4 तरह की बुक प्लस यूट्यूब प्लस ट्यूशन अलग जा रहे हो प्लस कोचिंग अलग जा रहे हो प्लस स्कूल अलग जा रहे हो, तो कहाँ ज़्यादा ज्ञान मिलेगा? जब आपके पास क्या होंगे, स्रोत ज़्यादा होंगे, जब आपके पास वैरायटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, विशाल संख्या में पौधे उग रहे थे तो उसके पास वैरायटी थी, हर पौधे को एक एक जाकर देखने के लिए, और कोई चेंज नहीं आ रहा है ये देखने। अब एक ही बुक है तो उसमें वही चैप्टर, वही परिभाषाएं, कोई नया मिलेगा ही नहीं। हो सकता है आपको किसी परिभाषा में दिक्कत हो रही हो तो आप क्या करोगे, किसी दूसरी बुक को लेके आओगे कि उसकी शायद परिभाषा थोड़ी सी सिंपल हो। तो ऐसा यहाँ पे उसके पास बहुत सारे आंकड़े थे और साथ में बहुत सारी संख्या थी, तो उसको अध्ययन करने में सुविधा हो रही थी, लार्ज सैंपलिंग साइज था और विश्वसनीयता प्रदान हो रही थी। ऐसा नहीं कि एक में देखा सफेद तो सब में सफेद होंगे नहीं, सफेद थे या है, सारों पे एक एक पे जाके उसने देखा, तो उसको विश्वास था कि जो मैं कर रहा हूं वो एकदम सही है। मेंडल ने अपने परीक्षणाधीन पौधों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया। सिर्फ एक पीढ़ी नहीं देखी उन्होंने, 10, 12, 50 पीढ़ियां देखी, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ऐसा नहीं एक बच्चा हुआ हमारा, अच्छा उसके काले हैं तो मतलब आगे फ्यूचर में भी काले ही होंगे। 50 पीढ़ी तक उन्होंने उसका अध्ययन किया कि काले हुए या गोरे बच्चे, मटर पे किए उन्होंने, ठीक है। मेंडल की सफलता का कुछ श्रेय उनके चुने हुए पौधे मटर को भी जाता है। ऑब्वियसली मटर के कैरेक्टर ही ऐसे थे, अभी हमने देखा क्या क्या खासियत थी मटर में, तो सबसे अच्छा श्रेय वही मैंने कहा कि अगर वो पौधा किसका चुन लेते, मैंगो का, आम का, तो जीवन बर्बाद हो जाता, उनका तो हो जाता ना जीवन बर्बाद। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो इन्होंने अपने अध्ययन किए थे वो 1853 से शुरू किए थे, 53 या 52 है ना, 1853 से इन्होंने अपने प्रयोग किए और 1865 तक प्रयोग किए। इतने साल इन्होंने इस मटर के पौधे को दिए और उसके बाद
मेंडल ने अपने काम को सब लोगों के पास जा जा के समझाया कि मेरे पास ये एस्थेटिक है, वो एस्थेटिक है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था ना कि जो लोग दुनिया से हट के काम करते हैं पहले उन्हें जूते ही पड़ते हैं, तो ये जूते पड़े थे। हाँ, एक जो उनका चर्च था, उन्होंने एक ब्रून करके, इसको याद रखें जो मैं लिख रही हूँ, ब्रून करके एक जगह थी, एक सिटी थी, वहाँ पे एक पब्लिशर मैगजीन थी, उन्होंने इनके इस डाटा को छापा था, इसके इस प्रयोग को छापा था, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें भाव नहीं दिया। अरे होगा कोई सटकीला, क्या उसको पता, वो तो प्रिस्ट है, पादरी है, उसको क्या नॉलेज इस बारे में, ऐसे करके छोड़ दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इतने प्रयोग किए थे। और उसके बाद तीन साइंटिस्ट आए थे, एक तो थे कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क और डी व्रिज। अब ये ब्रिज भी लिखते हैं क्योंकि इनकी, वही मैंने बोला, स्पेलिंग का बड़ा लफड़ा है स्पेलिंगों में, ठीक है। तो ये जो थे कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क और डी ब्रिज, इन्होंने 1865 के बाद मेंडल के प्रयोगों पे ध्यान दिया और फिर से उन प्रयोगों को दोहराया और इस निष्कर्ष पे निकले कि मेंडल सही बोल रहे थे, ठीक है। उनके मरने के बाद, मर चुके थे वो, ठीक है, 63 में शायद उनकी डेथ हो गई थी, 63, हाँ 63 में, वहाँ पे मैंने शायद 65 लिख दिया, 63 है ये, 65 में तो पब्लिश हो चुका था उनका, 63 है, फिर भी आप चेक कर लेना, थोड़ा ईयर में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क और डी ब्रिज ने इनके प्रयोगों को दोहराया और फिर ये कहा कि वो बंदा सही कह रहा था, तुम साले बेवकूफ हो सब, और उसको क्या किया, एक नाम दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मेंडलिज्म या मॉडर्न मेंडल लॉ। थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस भी किए, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट का नाम रखे, बहुत ही सीधे सज्जन लोग थे, लोग तो दूसरों का डाटा चुरा के अपने नाम करा लेते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, मेंडल को ही क्रेडिट दिया उनकी सब खोज का, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। और जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट वीडियो कभी आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जैसे एलील क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस क्या होता है, क्योंकि इसके बिना मेंडल और आगे की जानकारी अधूरी है, और साथ साथ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।